भारतीय पाठालोचन की जब बात हम करते हैं तो भारतीय पाठालोचन का मुख्य काम जो उपलब्ध सामग्री है, उपलब्ध हस्तलिखित ग्रंथ है, उन हस्तलिखित ग्रंथों की विवेचना करना। क्योंकि निश्चित रूप से ये जो प्रतिलिपियां हैं ये यांत्रिक रूप से नहीं तैयार की गई है, इसके पीछे कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये मानव द्वारा निर्मित है। अतः उनमें भूलों का प्रवेश हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है। उसमें भूल हो सकती है, कुछ मिलावट भी हो सकती है, कुछ अपने तरफ से भी अनुवाद करने वाला या उसकी प्रतिलिपि तैयार करने वाला अपने तरीके से, अपने ढंग से भी चीजों को तैयार मिला सकता है। तो ये जो सामान्य अनुभव की बात है कि आदेश जो मूल प्रतिलिपि है उससे तैयार की गई प्रतिलिपि ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाएगी, वह यानी पहली प्रतिलिपि दूसरी प्रतिलिपि के समान नहीं होगी, दूसरी प्रतिलिपि तीसरी प्रतिलिपि के समान नहीं होगी, तीसरी प्रतिलिपि चौथी के, तो जितनी भी प्रतिलिपियां उसकी होंगी वो अपने पूर्व की प्रतिलिपि के समान नहीं। और इस बात की भी संभावना है कि जिस मौलिक सामग्री से वो प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं वो मौलिक सामग्री नष्ट हो, और उसके बाद जो प्रतिलिपियां हमें प्राप्त हो रही है उस प्रतिलिपियों में इतनी मत भिन्नता हो, इतनी अस्पष्टता हो कि मौलिक पाठ को तैयार करना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जब हम एकेडमिक्स में आते हैं तो हमें मूल पाठ पर जाना ही पड़ता। तो यहां पाठालोचन के द्वारा अगर मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो रहा है तो एक बड़ी मैथमेटिकल विधि है जिस विधि के द्वारा चीजों को समझाया गया है, बात बताई गई है, उस मैथमेटिकल विधि से हम आदर्श लिपि को, हम मतलब जो पाठालोचन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जो 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 ग्रंथों की प्रक्रिया से गुजर रहा है, वो आदर्श प्रतिलिपि तैयार करता, और यह मान लिया जाता है कि जो आदर्श प्रतिलिपि तैयार की गई है वही मूल प्रतिलिपि रही होगी या थोड़ी बहुत उसमें भिन्नता होगी, लेकिन जो मूल प्रतिलिपि तैयार की जाती है उसको आदर्श प्रतिलिपि के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उसी का प्रयोग जो अकादमिक जगत है, एकेडमिक वर्ल्ड है, जो अनुसंधान करने की बात होती है, उसी प्रकार के शोध से, उसी प्रकार के ग्रंथों से उस तरह की बात होती है। अब जिस मैथमेटिक्स की बात हमने की थी, एक उसमें कैसे जो मूल पाठ होता है उसमें जो प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं और मूल पाठ की ओर, मूल पाठ से मिली जुली आदर्श प्रतिलिपि तैयार होती है, उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती, पाठालोचन से कैसे उस परेशानी को दूर किया जाता है। इसीलिए इसको फंडामेंटल रिसर्च कहा गया है। इसीलिए यह फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है पाठालोचन, क्योंकि यहीं से एक तरह से प्राचीन ग्रंथों पर शोध की शुरुआत। अब जो मूल पाठ के बाद जो प्रतिलिपि तैयार की गई है, उन प्रतिलिपियों में अशुद्धियां कैसे और किस हद तक बदल जाती हैं। कई बार पाठ का मूल अर्थ तक बदल जाता है। इसको एक मैथमेटिक्स से समझ जाओ। देखिए, कल हम लोगों ने
अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में जिस इंटरडिसिप्लिनैरिटी की बात की थी, जिस अंतरानुशासनिकता की बात की थी, उस अंतरानुशासनिकता का कितना अच्छा उदाहरण है ये। हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हम बात कर रहे हैं साहित्य की, और प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं गणित से। इसका कारण है कि गणित एक प्रमाणित और सर्वथा ग्राह्य वस्तु। गणित में इस बात के लिए उसको प्रमाणित नहीं करना पड़ेगा कि 2 + 2 4 होता है, ये प्रमाणित है। इसी 2 + 2 के 4 होने को अगर हम साहित्य में उपयोग करें और उसके द्वारा अपनी चीजों को प्रमाणित करने की कोशिश करें, साहित्य को गणित से जोड़ने की कोशिश करें, साहित्य को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करें, साहित्य को सिनेमा से जोड़ने की कोशिश करें, जो चीज प्रूव्ड है। जब कल मैंने इलियट की बात की थी, साइंस की बात उसने की थी, वो प्रूव्ड है साइंस में। प्रमाणित चीज के माध्यम से अपने को प्रमाणित करना, इसका एक अच्छा उदाहरण। कैसे इसका उपयोग होता रहा, इसमें कभी मौका मिलेगा, अभी तो वो संभव नहीं है और समय भी नहीं है, तो मैं ग्राफ बनाकर आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा, और उसके लिए काफी कम से कम 3-4 घंटे का समय चाहिए, तो वो मैं करूंगा। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे उससे बात बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी। जैसे गणित में, गणित की शुरुआत हम करते हैं, सब लोगों ने मुझे लगता है कि इतनी गणित पढ़ी होगी। गणित की शुरुआत ही होती है मान लेने से। लेटस मान लिया कि ये x है और x का वैल्यू इतना है, यही से गणित की शुरुआत होती है। हम मानते हैं, उसके बाद उसको प्रमाणित करते हैं। तो यहां उसी गणित का प्रयोग करते हुए हम मान लें कि पूर्ण रूप से जो विशुद्ध हस्तलिखित पाठ है, जो रहा होगा, जो नहीं मिल रहा है, हम उसके लिए 100 अंक निर्धारित करते हैं, प्रतिशत, और उसे एक नाम दे देते हैं। मान लिया कि 100 अंक प्रतिपादित किया और उसको कॉल कर दिया, नाम क उसका रख दिया, और इसके साथ साथ कल्पना करें कि क से 2 प्रतिलिपि और तैयार की गई, उसको भी नाम दे दिया हमने, ख और ग। अर्थात क से ख और ख से ग प्रतिलिपि तैयार। पाठ का भेद कैसे हो रहा है, इसको हम अभी समझ रहे हैं। क से ख और ख से ग प्रतिलिपि तैयार की गई, तो परवर्ती प्रतियों का महत्व निर्धारित करने में हमको सहायता। यदि क से ख प्रतिलिपि तैयार करने में, जो जिसकी पूरी संभावना है और होगा ही, क्योंकि वो हस्तलिखित है, टाइप नहीं है, मुद्रण के द्वारा नहीं आ रही है, प्रेस के द्वारा नहीं आ रही है, लिख रहा है आदमी, तो लिखने में 3% की अशुद्धि होगी, यह मान लिया, और होगी ही। यह अशुद्धि 4% की भी हो सकती है, 5% की भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हमें दिखाना है, हमें फॉर्मुलेट करना है, हमें चीजों को बताना है, इसलिए हमेशा गणित में चीजों को मानते हैं और मान करके उसका वैल्यू निकालते हैं। ये चूंकि गणित में प्रमाणित है, गणित का विज्ञान है, ये उसी विज्ञान का सहारा हम साहित्य में ले रहे हैं। यानी प्रतिलिपि जो तैयार की गई क से ख और ख से ग, उसमें 3-3% का पाठ भेद हुआ, यानी एक पाठ भेद में 3% की त्रुटि होती है, यह हम मान के चलेंगे हस्तलिखित प्रतियों में।
तो जब क से ख में हुआ तो 3% का हुआ, और ख से ग प्रतिलिपि तैयार की गई तो 3% की हुई। तो जो उसका सांकेतिक अर्थ वो बन रहा है वो है कि क को हमने मान लिया था कि वो 100 अंक है, क प्रतिलिपि यानी एकदम शुद्ध है वो। उसके जब दूसरी प्रतिलिपि तैयार की गई तो 3% का उसमें परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। तो जब 3% का बदलाव हुआ तो जो जो 100% था ख प्रतिलिपि कितने की हो गई? 97%। अब इसके बाद जब ख से ग प्रतिलिपि तैयार की गई तो चूंकि हमने मान लिया है ये पहले कि हर प्रतिलिपि को तैयार करने में 3% का पाठ विच्छेद हो सकता है, 3% की अशुद्धियां हो सकती हैं। तो ख से जब ग प्रतिलिपि तैयार की गई तो वह हो गया 94.09%। देखिए अशुद्धियां बढ़ते जा रही हैं। इसके बाद एक ख प्रतिलिपि तैयार की गई, उसमें भी 3% की अशुद्धि होगी, तो 91.17% हो गया। तो जो पाठ मिला हमें, जो 100% से आकर के 91.7% पे आ गया, ये पाठ भिन्नता होती है। और इसी पाठ भिन्नता में जो संपादक होता है वो उस संपादक का ये कर्तव्य होता है कि इस पाठ भिन्नता को कम कर सके, और इस पाठ भिन्नता को जो कि 91.17% पे आ गई है 100 से होते होते, अगर 100% वाली प्रति नहीं मिल रही है तो उसके 100 के नजदीक ले जाएगी। और इसके लिए एक आर्क टाइप बनाया जाता है। इसका भी एक फॉर्मूला है, वो आर्क टाइप फॉर्मूला है। वो शायद वो जो आर्क टाइप फॉर्मूला है, यहां तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, मैथमेटिकल फॉर्मेशन से ये बात स्पष्ट हो गई कि आखिर पाठालोचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पाठालोचन किसके लिए होता है, कैसे ग्रंथों के लिए पाठालोचन होता है, और पाठालोचन के द्वारा किन प्रकार की अशुद्धियों से सामना करना पड़ता है पाठक का, जो पाठ संपादन कर रहा है उसको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि पाठ संपादन के द्वारा कोई ऐसी प्रति उसको मिल जाए जिसको जो 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 बिल्कुल देखने से ही लगे कि यह उसकी लिखी हुई नहीं हो। मान लीजिए करते करते ऐसा हो जाए, उस पर इतना छेपक जोड़ दिया जाए, अपनी तरफ से किसी ने कुछ जोड़ दिया, तो ये जो पाठ संपादक है, ये जब पाठ संपादन करता है, इस पाठ संपादन के द्वारा वो या तो मूल ग्रंथ की तलाश करता है, और अगर मूल ग्रंथ नहीं मिलता है, यानी मूल ग्रंथ नष्ट हो गया, इस बात की पूरी संभावना है कि मूल ग्रंथ नष्ट हो गया हो, तो वो मूल ग्रंथ का निर्माण करता है। अब जिसकी चर्चा कर रहा था, यानी आद्य रूप को प्राप्त करने की चर्चा, उसको एक ग्राफिकल मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा, उस प्रविधि के द्वारा उसको समझने की कोशिश करनी है। इसमें ये एक कल्पना इसमें मान लिया गया है 7 ग्रंथ की चर्चा इसमें की गई है, यानी एक ही ग्रंथ की हस्तलिखित 7 प्रतियां अगर हमारे सामने आती है
तो इन 7 प्रतिलिपियों में से कौन सी प्रतिलिपि पहली है, एक तो इसका पता लगाना मुश्किल होगा। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो उसके पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि कंस को उसका 9वां पुत्र मारेगा। तो कंस ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब 9वां पुत्र है तो 9वां होगा तो मैं उसको देखूंगा। लेकिन बाद में हुआ ये भविष्यवाणी हुई कि कौन सा पुत्र 9वां होगा यह पहचानना बहुत मुश्किल है। तो कंस ने धीरे धीरे सारे पुत्रों को, देवकी के पुत्रों को मारना शुरू किया। ये जो 7 ग्रंथ आपको अलग अलग मिले हैं, इसमें से सबसे पहले तो इस बात की पहचान करनी होगी कि इन 7 में से, क्योंकि उसमें कहीं तिथि नहीं है, इन 7 ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ आद्य रूप है। और अगर आद्य रूप है और यह प्रमाणित हो जाता है कि वह आद्य रूप है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन पाठालोचन का काम तब शुरू होता है, हालांकि आद्य रूप की तलाश करना भी पाठालोचन का ही काम है, जब उसका आद्य रूप न मिले और उसका आद्य रूप उसको तैयार। इसमें जो 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 ग्राफ बनाया गया है, जो फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले के अनुसार ये कल्पना की गई है। सारी 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 चीजें कल्पना से ही प्रमाणित होती है। गणित में हर चीज कल्पना कर ली जाती है, तो मान लिया जाता है कि ऐसा होगा, यह मानकर चला जाता है, तब हम मानी हुई चीज को x का वैल्यू निकालते हैं। यहां भी हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। x मतलब x a भी हो सकता है, x b भी हो सकता है, किसी चीज का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसमें A B C D E F G H 4 तरह के ग्रंथ की चर्चा की गई है। यानी एक ही ग्रंथ की 7 प्रतिलिपियां, हो सकता है 10 प्रतिलिपि भी हो सकता है कि 5 प्रतिलिपि भी हो। जब ग्रंथ की तलाश कर रहे हैं तो तलाश करने के क्रम में 5 ही प्रति मिली। ये एक फॉर्मूला है कि मान लिया गया कि ऐसी कोई चीज होती है जिसमें से 7 प्रतिलिपि मिलती है, A B C D E F G H, बल्कि इसमें 8 प्रतिलिपियों की चर्चा की गई है। 8 प्रतिलिपियां मिलती हैं, इनसे एक Z प्रतिलिपि तैयार करनी है जो कि इसका आद्य रूप है। इसके लिए जो वंश वृक्ष प्रणाली अपनाई गई है, जिसको कि आर्क टाइप कहते हैं, इस वंश वृक्ष प्रणाली से हम उस आद्य रूप को तैयार करते हैं। इसमें ए प्रतिलिपि जो है वो अपनी विशेषताओं के कारण 7 प्रतिलिपियों से भिन्न है। यानी ये दिख रहा है कि इसकी जो ए प्रतिलिपि है, जो पहली प्रतिलिपि जिसको ए नाम दिया गया है, वो अन्य प्रतिलिपियों से भिन्न है। शेष 7 में से बी सी एक दूसरे से मिलते हैं। यानी ये ए तो अलग है और बाकी जो 7 है उसमें बी और सी एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत कुछ उसमें समानता है और लगता है कि जो सी प्रतिलिपि है बी से तैयार की है या बी प्रतिलिपि सी से तैयार की। इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि बी और सी प्रतियों का वंश एक है और इसकी मूल प्रति को एक्स नाम दिया जाता है। वो ग्राफिक सिस्टम में बी और सी बनाकर वहां पर उसको एक्स नाम दिया जाता है। इसी तरह डी ई एफ जी, जिसकी बात मैंने की थी कि ए से लेकर एस तक 8 मिला है, तो 3 प्रतियों की ए बी सी की चर्चा हो गई। डी ई एफ जी प्रतियों का
एक वंश है और इसकी एक मूल प्रति को हम वाई कहते हैं। यानी बी और सी एक है और बाकी के पांचों एक वंश के हैं, काफी मिलते जुलते हैं, तो उनको वाई मान लिया। अब तीन प्रतिलिपि हमारे पास तैयार हो गई, ए, एक्स और वाई। आठों प्रतिलिपियों में से तीन प्रतिलिपि को तैयार किया गया और उन तीनों प्रतिलिपियों के आधार पर, यानी जो अंत में बचा है, जो वाई बचा है, एक्स बचा है और ए जो हमने मान लिया था कि ये मूल प्रति नहीं, इन तीनों प्रतियों को के मिलान करने पर, इनके पाठ संशोधन करने पर, इनके गहन अध्ययन करने पर जो संबंधित विशेषज्ञ होते हैं वो